हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां क्या भारत में वर्ल्ड कप को निशाना बनाएगा खालिस्तान। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड टेरर कप शुरू करने की दे डाली है धमकी। जी हां दोस्तों, बताएंगे खालिस्तानी पन्नू ने इस मुकाबले को ही निशाना बनाने की धमकी दे दी है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जिस पर भारतीय मोदी सरकार का क्या रहने वाला रिएक्शन। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कनाडाई खुफिया एजेंसी का एजेंट था खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर जस्टिन ट्रूडो ने पूरी दुनिया से ये बात छिपाई थी दोस्तों। पूरा खुलासा हुआ है, निज्जर को लेकर कनाडा घिर गया है दोस्तों पूरी दुनिया में। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ सीना ठोककर खड़ा हुआ उमर अब्दुल्ला। बताएंगे दोस्तों क्या है वो मुद्दा। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, गोल्ड के रेट बताएंगे जहां गिर गए हैं काफी ज्यादा नीचे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में वर्ल्ड कप को निशाना बनाएगा क्या खालिस्तान। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड टेरर कप शुरू करने की दे डाली धमकी। जी हां दोस्तों, भारत में 5 अक्टूबर से 13वें वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। पहली बार पूरा टूर्नामेंट भारत में खेला जा रहा है। 10 टीमों वाला इस वर्ल्ड कप के लिए लगभग सभी टीमें भारत पहुंच चुकी हैं, जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए भारत में हर शहर और मैदान पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन इसके बीच एक ऐसी धमकी आई है जिसने सबको चौकन्ना कर दिया है। जी हाँ, यह धमकी दी है खालिस्तानी आतंकी संगठन के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कहा है कि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड टेरर कप शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खालिस्तान को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों आतंकी पन्नू का यह धमकी देना, वर्ल्ड कप को वर्ल्ड टेरर कप बताना, कहीं ना कहीं आतंकी पन्नू कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसको भारत में हो रहे वर्ल्ड कप पर दूसरे देशों के आए खिलाड़ियों के नजर में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अगर आप भी मानते कि भारतीय सेनाओं के होते हुए आतंकी पन्नू भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो कमेंट में आतंकी पन्नू का आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें ट्रूडो को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कनाडाई खुफिया एजेंसी का एजेंट था खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर जस्टिन ट्रूडो ने पूरी दुनिया से यह बात छिपाई थी, जिसका अब जाके खुलासा हुआ है। बता दें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर कनाडाई खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के लगातार संपर्क में था। वो अक्सर उन अधिकारियों से मुलाकात भी करता था। ये खुलासा निज्जर के बेटे बलराज सिंह निज्जर ने खुद किया है। बलराज ने बताया कि जून में मारे जाने से 1 या 2 दिन पहले भी निज्जर ने कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा अधिकारियों से बातचीत भी की थी। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को दुनिया से अब तक छिपा कर रखा है। उन्होंने कनाडाई संसद में दावा किया था कि निज्जर की हत्या के पीछे भी भारत सरकार के एजेंटों का हाथ था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सबूत साझा नहीं किया है। ट्रूडो से इस आरोप के बाद भारत कनाडा संबंध निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित भी कर चुके हैं। वहीं भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा को भी निलंबित कर दिया है। हरदीप सिंह निज्जर के बेटे बलराज सिंह निज्जर ने कहा कि उनके पिता कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा अधिकारियों से सप्ताह में 1 या 2 बार मिलते थे और उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद भी एक बैठक निर्धारित की गई थी। बलराज ने कहा कि निज्जर ने फरवरी में CSIS यानी कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा अधिकारियों से मिलना शुरू किया और अगले 3 या 4 महीनों में यह लगातार होता गया। यानी कि दोस्तों ये बात जस्टिन ट्रूडो को पता था, उसके बाद भी उसने ये छुपाने की कोशिश की, जो कि पूरे दुनिया में फिर एक बार जस्टिन ट्रूडो का नकाब उतर चुका है दोस्तों। इनका पर्दाफाश हो चुका है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को खुलेआम माफी मांगनी चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो माफी मांगो जरूर कहिएगा। चलते हैं इसी से जुड़ी अगली खबर की तरफ, जहां सबूत दिखाइए, केवल बातें मत करिए। जी हां, इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ सीना ठोक कर खड़े हुए उमर अब्दुल्ला। बता दें भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर तनाव बना हुआ है। कनाडा के आरोपों पर भारत ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अपने यहाँ आतंकियों को पनाह देना बंद कर देना चाहिए। तो वहीं अब इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी खुलकर मोदी सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कनाडा के पास अगर निज्जर की हत्या से जुड़ा कोई सबूत है तो सौंपना चाहिए, केवल जुबानी बातें नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कनाडा सरकार के आरोपों को लेकर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। भारत और कनाडा के बीच अच्छे
रिश्ते रहे हैं और इसीलिए दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ना अच्छी बात नहीं है। कनाडा वाले कहते हैं कि हमने वहां जाकर कोई वारदात की तो वो सबूत दिखाएं, जुबान से कहना अलग बात है, आप सबूत साबित करिए। भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी ये बात कही। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला पूरे तरीके से मोदी सरकार के साथ सीना ठोक कर खड़े होते दिखाई दिए हैं। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां वर्ल्ड कप के लिए हैदराबाद पहुंची पाकिस्तान की टीम। भगवा शॉल पहनाकर हुआ उनका स्वागत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है, जहां वो अगले 15 दिन तक रुकने वाली है। वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होना है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, जबकि पाकिस्तान को 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है। बुधवार देर शाम को कप्तान बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरी, जहां उनका स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर काफी कड़ी सुरक्षा थी। टीम होटल में भी सभी खिलाड़ियों का भारतीय अंदाज में स्वागत किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों का स्वागत भगवा रंग की शॉल पहनाकर किया गया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें कप्तान बाबर आजम सहित कई खिलाड़ी भगवा शॉल पहने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भगवा शॉल को जिस प्रकार से पहनाया गया इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्वागत में, दोस्तों इसको आप किस नजरिए से देखते कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रशिया से जंग के बीच इन दो इस्लामिक मुल्कों पर अटैक करना चाहता है यूक्रेन। G7 देशों को इसके लिए लिख डाली चिट्ठी। बता दे बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन युद्ध कभी भी नया मोड़ ले सकता है। यूक्रेन ने G7 देशों को एक चिट्ठी लिखी और ईरान सीरिया की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की इजाजत मांगी है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि 3 महीने में रशिया की तरफ से किए गए 600 मिसाइल हमलों में ज्यादातर ईरानी मिसाइलें शामिल थी। यूक्रेन ने कहा कि ईरानी शहीद ड्रोन के निर्माण में अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के भी कल पुर्जे लगे हैं। रूसिया खास तौर पर शहीद से ही यूक्रेनी शहरों का निशाना बना रहा है। यूक्रेन ईरान, सीरिया और रशिया के ड्रोन बनाने वाले फैक्ट्री और ड्रोन के भंडार पर हमले करना चाहता है। यूक्रेन सीधे ईरान और सीरिया पर हमले की मंशा रखता है। यूक्रेन किसी भी हद तक युद्ध के दायरे को बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन दुनिया किसी भी हालत में तबाही लाना चाहता है। अगर वो ईरान सीरिया को सीधे हमले का निशाना बनाता है तो इसका मतलब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि ईरानी ड्रोन में 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पश्चिमी और यूरोपीय कंपनियों के लगे हैं। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना करेगी टैंकों का त्याग। ट्रैक्टर से पाक आर्मी 10 लाख एकड़ जमीन पर करेगी खेती। जी हां दोस्तों, पाक सेना ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तानियों को राहत देने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सेना देश में 10 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा कर खेती करने की तैयारी कर रही है। यानी अब पाकिस्तानी सेना टैंकों का साथ छोड़कर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेगी। हालांकि इस फैसले से देश की जनता सेना के बढ़ते दबदबे से चिंता में आ गई है। पाकिस्तानी सेना गरीबी से जूझ रही जनता के लिए भोजन की व्यवस्था करने में जुट गई है और इसके लिए सरकारी जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2024 से नया खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जाएगी और ये आम नागरिक सैन्य निवेश निकाय के जरिए की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि योजना के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दिल्ली से लगभग 3 गुना बड़ा क्षेत्र यानी कि करीब 10 लाख एकड़ जमीन को सेना अधिग्रहण करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां नेपाल के पीएम प्रचंड पर चढ़ा शिव की भक्ति का रंग। महाकाल के बाद अब पहुंचे कैलाश मान सरोवर। आखिर क्या है उनकी असली वजह? दरअसल वामपंथी राजनीति से नेपाल के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे पुष्प कमल दहल प्रचंड का नया रूप देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ साल में उनके इस रूप को देखकर लोग हैरान हैं। दरअसल पिछले कुछ साल में प्रचंड का धर्म की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। कभी कट्टर कम्युनिस्ट नेता के रूप में पहचाने जाने वाले प्रचंड का ये भक्ति रूप देखकर अधिकतर लोग दंग हो रहे हैं। चीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद प्रचंड अब कैलाश मान सरोवर के दर्शन करने निकल पड़े हैं। वो तिब्बत के रास्ते कैलाश मान सरोवर की यात्रा करने जा रहे हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब उनकी शिव में भक्ति दिखाई देती हो। इससे पहले वो अपने भारत दौरे पर महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। अपने देश में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के भी दर्शन वो कर चुके हैं। इसके अलावा कई और मंदिरों में वो जाते हैं। नेपाली राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रचंड इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। वो हिंदू छवि से नेपाल के बहुसंख्यक हिंदू वोट को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा वो ऐसा करके मोदी और बीजेपी सरकार को भी दिखाना चाहते हैं कि वो भारत के साथ हैं। इसके बदले में उन्हें भारत से भी फायदा मिलेगा। ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत का दोस्त संकट में दुश्मन से हार गया बड़ा इलाका, लेकिन क्यों पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। बता दें, भारत का एक करीबी दोस्त देश इस वक्त मुश्किलों में है। ये देश अपने दुश्मन के हाथों लगभग 4403 वर्ग किलोमीटर का इलाका हार चुका है। इस इलाके में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वे
रुके तो दुश्मन की सेना उनका नरसंहार कर सकती है। भारत के इस दोस्त का दुश्मन पाकिस्तान का करीबी मित्र है। इस देश का नाम आर्मेनिया है। आर्मेनिया लंबे समय से अपने पड़ोसी देश अजरबैजान की आक्रामकता का सामना कर रहा है। हाल में ही अजरबैजान ने आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया है। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में ये लोग अपने घर बार छोड़कर आर्मेनिया में शरण लेने जा रहे हैं। इससे आर्मेनिया में एक शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। आर्मेनिया दक्षिण काउकस में एक ईसाई बहुल राष्ट्र है। ये भारत का एक सहयोगी देश है जो अभी तक अपनी सुरक्षा के लिए रशिया पर निर्भर था। हाल में ही आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत TC-40 होवित्जर की खरीद की है। भारत ने आर्मेनिया को राजनयिक समर्थन भी दिया है क्योंकि आर्मेनिया की दुश्मनी जिस अजरबैजान से है वो पाकिस्तान का करीबी देश है। अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का साथ देता है। ऐसे में आर्मेनिया की हार का संबंध भारत के साथ जोड़ा जा रहा है। अजरबैजान ने जिस नागोर्नो काराबाख पर कब्जा जमाया है वहां बहुसंख्यक आर्मेनियाई ईसाई आबादी रहती है। हालांकि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। अजरबैजान एक तुर्क मुस्लिम बहुल देश है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा में बसे हिंदुओं में डर का माहौल। प्रवासी भारतीयों ने पीएम को फटकारा। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी बताया। वो अभी तक इस सिलसिले में सबूत पेश नहीं कर सका है और साथ ही इस वजह से कनाडा में बसे हिंदुओं का भरोसा भी खोते जा रहे हैं। कनाडा में बसे भारतीय प्रवासियों ने निज्जर की हत्या पर ट्रूडो की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। प्रवासी भारतीयों की माने तो ट्रूडो हिंदू और सिख समुदायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने बयान को दोबारा या दूसरे शब्दों में बदल सकते थे। अगर वो जिम्मेदार तरीके से बयान देते तो शायद ये समुदाय प्रभावित नहीं होता। ब्रैम्पटन में बसे भारतीय कनाडाई व्यवसायी रवि शर्मा ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो की घोषणा कुछ ऐसी थी जिसे आसानी से टाला जा सकता था। वो आसानी से राजनयिक नियमों को अपना सकते थे। उनके ऐलान के बाद हिंदुओं को लगने लगा कि वो मुसीबत में है। वो डरे हुए हैं क्योंकि ट्रूडो ने संसद में जो भी कुछ कहा उससे ऐसा लग रहा था कि एक हिंदू सरकार ने एक सिख नेता की हत्या कर दी, जो कि पूरी तरह से गलत है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आखिर इसीलिए भोले भाले सिख युवाओं को दिया जा रहा कनाडा का वीजा आखिर क्या है? बड़ी साजिश कनाडा की। बता दें, कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थक तत्व भोले भाले सिख युवाओं को वहां बुलाने के लिए वीजा प्रायोजित करने का प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य कनाडाई धरती पर उनके यानी खालिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। सूत्रों ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर और मोनिंदर सिंह बुआल, परमिंदर पंगली, भगत सिंह बरार जैसे खालिस्तानी अलगाववादी कनाडा की धरती से अपने खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सिख युवाओं का इस्तेमाल करते रहे हैं। निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रवासी भारतीयों के समर्थन नहीं देने के कारण अलगाववादियों को हालांकि जमीनी स्तर पर समर्थक नहीं मिल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मांग और आपूर्ति के इस ताने बाने का इस्तेमाल कनाडा में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने पंजाब के सिख युवाओं को प्रलोभन देने के लिए किया। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा पर अब भी जिंदा है चंद्रयान 3 का ये यंत्र, इसरो को भेज रहा। जानकारी आखिर क्यों है खास बता दें, भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा संपर्क में जुटे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद इसरो के वैज्ञानिक दिन रात अपने काम में जुटे हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को यह पता है कि चंद्रयान 3 का एक पेलोड ऐसा भी है जो चंद्रमा पर अब भी एक्टिव है। वो चंद्रमा के सतह की लगातार नई नई जानकारियों को इसरो के कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन तक भेज रहा है। इस पेलोड का नाम स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री हब ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप है। यह चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल का हिस्सा है जो 52 दिनों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। अब तक इसने पर्याप्त मात्रा में डेटा भेजा है और ये लंबे समय तक काम करना जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 चांद पर रोवर प्रज्ञान ने वो काम कर दिया जो हमने सोचा था। जी हाँ, इसरो चीफ सोमनाथ ने दे दी बहुत बड़ी जानकारी। बता दें, सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि उनके चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने वो काम कर दिया जो इससे किए जाने की अपेक्षा की गई थी और यदि ये वर्तमान निष्क्रिय अवस्था यानी स्लीप मोड से सक्रिय होने में विफल रहता है तो भी कोई समस्या नहीं होगी। वो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे और यहीं उन्होंने खुशखबरी दे डाली। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां पर चीन ने खास दोस्त पाकिस्तान को CPEC पर दिया तगड़ा झटका, ऊर्जा जल क्षेत्र में विस्तार से किया इनकार। बता दें, चीन ने अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC को लेकर अपने खास दोस्त पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। चीन ने CPEC के तहत ऊर्जा, जल प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में पाकिस्तान को किसी भी सहयोग में विस्तार देने से डिनाई
न्याय कर दिया है, इनकार कर दिया है। नकदी और ऋण संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चीन का ये फैसला काफी अहम और संबंधों में दरार माना जा रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र की तैयारी का विरोध छोड़कर चीन की चिंताओं पर उसकी कई मांगों पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट में सीपीईसी की 11वीं ज्वाइंट कारपोरेशन कमेटी यानी जेसीसी के हस्ताक्षरित मिनट्स का हवाला देते हुए ये जानकारी दी गई है। बता दें कि जेसीसी सीपीईसी का एक रणनीतिक निर्णय लेने वाला निकाय है। शहबाज सरकार की पहल पर इसकी वर्चुअल बैठक पिछले साल 27 अक्टूबर को हुई थी। इसमें कुछ प्रगति हुई थी। हालांकि बैठक के मिनट्स पर 9 महीने बाद 31 जुलाई को हस्ताक्षर किए गए, जिसमें चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग शामिल हुए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बना तो अवैध प्रवासियों के बच्चों की नागरिकता खत्म कर देंगे, विवेक रामास्वामी का बड़ा ऐलान। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने कहा है कि वो अमेरिका में अवैध प्रवासियों के बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का समर्थन करेंगे। वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस बुधवार को कैलिफोर्निया के सीमी वैली में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम में आयोजित की गई। इस बहस में रामास्वामी को फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व राजदूत निक्की हेली सहित अन्य उम्मीदवारों के साथ मंच साझा करते देखा गया। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में बुधवार को प्रकाशित एक खबर के अनुसार जब रामास्वामी से पूछा गया कि बिना दस्तावेज वाले प्रवासी और अमेरिकी मूल के उनके बच्चों को देश से बाहर निकालने के लिए वो किस कानून आधार पर इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने 2015 के प्रस्ताव का जिक्र किया। तत्कालीन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता समाप्त करने का वादा किया। रामास्वामी ने तर्क दिया कि अमेरिका में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनके माता पिता ने देश में रहने के लिए कानून तोड़ा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पानी के अंदर ही दुश्मन को खोज कर तबाह कर देगा नौसेना का ये अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना ऐसे स्वदेशी ड्रोन उतारने वाली है जो दुश्मन को पानी के अंदर ही खोज कर उन्हें तबाह कर देगी। ऐसे ड्रोन्स को अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन यानी कि यूएसडी कहते हैं। इनके अलावा ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म, ब्लू ग्रीन लेजर्स, मल्टीपल फायर फाइटिंग सिस्टम और छोटे ड्रोन्स भी नौसेना में शामिल होने वाले हैं। नौसेना के उच्च पदस्थ अधिकारी के अनुसार इंडियन नेवी में 75 नई तकनीक शामिल होने वाली है। ये सभी स्वदेशी है, मारक, सटीक और घातक है। इन तकनीकों की पहचान नौसेना ने की है। उसके बाद निजी कंपनियों से इन्हें बनाने के लिए कहा, यानी ऐसी कंपनियां जो एमएसएमई में आती हैं। नौसेना आत्मनिर्भर भारत के तहत 2030 तक पूरी तरह स्वदेश होना चाहती है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां गोल्डी बरार पर बहुत बड़ा खुलासा। भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए इस देश में मांगी थी शरण। जी हां, 7 समंदर पार से भारत में दहशत फैलाने वाला आतंकी गोल्डी बरार अपनी जान बचाने के लिए भागा फिर रहा है। इसका खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसियों के नए डोजियर से हुआ है। बता दें कि गोल्डी बरार 15 अगस्त 2017 को भारत से कनाडा पहुंचा था और बाद में अमेरिका भागने में कामयाब रहा। तब से वो कैलिफोर्निया में रह रहा है, लेकिन अब वो भारतीय अधिकारियों से बचने के लिए नया ठिकाना ढूंढ रहा है जो कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में हो सकता है। चलते हैं दोस्तों इसी से जुड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में ऐसा कुछ नहीं, सब यही लोग फैलाते हैं खालिस्तान पर। उसके स्कॉलर ने खोल डाली पाकिस्तान की पोल। जी हाँ, भारत में तो खालिस्तान कोई मसला ही नहीं है। ये पूरी चर्चा पाकिस्तान की ही एजेंसियां फैलाती हैं और उसे बांग्लादेश बनने के बदले के तौर पर आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान के ही एक स्कॉलर इश्तियाक अहमद ने उसकी पोल खोलते हुए ये बात कही। उन्होंने बीते साल क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के कैच छोड़ने पर पाकिस्तान से उन्हें खालिस्तानी बताने वाले प्रोपेगेंडा ट्वीट्स पर बात करते हुए उसका पूरा चिट्ठा ही खोल दिया। पिछले कुछ सालों से स्वीडन में रह रहे राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर इश्तियाक अहमद कहते हैं कि खालिस्तानी तत्वों को पाकिस्तानी एजेंसियां शरण देती रही हैं। उन्होंने कहा कि खालिस्तान मसले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताते हुए कहा कि भारत में उग्रवाद फैलाकर ये लोग सीमा पार चले आते थे, इन्हें पाकिस्तानी एजेंसियां शरण देती रही है। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, मशहूर उद्योगपति ने कहा कि पीएम मोदी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया है, चुनिंदा लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, भारतीय मूल के अमेरिकी दिग्गज उद्योगपति संत छिंद चटवाल ने ये बात कहते हुए कहा है कि 99% सिख भारत से प्यार करते हैं और बहुत ही कम तादाद है उन लोगों की जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। अगर आप भी मानते तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां चीन को रोकने के लिए ताइवान ने बनाया समुद्री राक्षस ड्रैगन से करेगा रक्षा। बता दें, चीन से तनातनी के माहौल के बीच ताइवान ने कुछ ऐसा किया है जिससे चीन की बौखलाहट बढ़ जाएगी। ताइवान ने गुरुवार यानी 28 सितंबर को अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी से पर्दा हटाया और उसे दुनिया के सामने पेश किया। इस मौके पर ताइवान की राष्ट्रपति तसाई इंग वेन ने इस
पनडुब्बी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये चीनी सेना के हमले के बढ़ते खतरे के बीच हमें मजबूत और सुरक्षित करेगा, सिक्योर करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। ताइवान के काओ हसिंग शहर में स्थित शिपयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में इस सबमरीन यानी पनडुब्बी का अनावरण किया गया। इस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का नाम नारवाल या समुद्री राक्षस रखा गया है। ताइवानी राष्ट्रपति से बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि ये पनडुब्बी देश की रक्षा की दिशा में हमारी ठोस प्रतिबद्धता को दिखाती है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मणिपुर में भीड़ ने सीएम बीरेन सिंह के परिवार के खाली घर को निशाना बनाने की है कोशिश। सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। दोस्तों आपको बता दें, मणिपुर में भीड़ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के परिवार के खाली घर पर हमला करने की कोशिश की। दौरान सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि इम्फाल के हिंगांग इलाके में मुख्यमंत्री के परिवार के घर पर हमला करने का प्रयास किया गया था। सुरक्षा बलों ने भीड़ को घर से लगभग 100 मीटर दूर रोक दिया। अधिकारी ने कहा कि अब घर में कोई नहीं रहता, हालांकि ये कड़ी सुरक्षा में है। बता दें कि मणिपुर में सोमवार को उस वक्त नए सिरे से तनाव फैल गया जब जुलाई से लापता 2 छात्रों के शवों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 2 युवकों की मौत को लेकर छात्रों ने मंगलवार और बुधवार को हिंसा के विरोध प्रदर्शन किया। इस पर आपका क्या टेक है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इतना ही नहीं, हिंसा के बीच श्रीनगर के एसएसपी का मणिपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों आतंकवाद संबंधित मामलों से निपटने में विशेषज्ञता हासिल करने वाले श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राकेश बलवाल को समय से पूर्व उनके मूल मणिपुर काडर में भेज दिया गया है, जहां फिर से भड़की हिंसा ने पहले से खराब हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के 2012 बैच के अधिकारी बलवाल को मणिपुर में कार्यभार संभालने पर नया पद दिया जाएगा। जी हां, इतना ही नहीं, अगली खबर की बात करें, जहां पर रविवार को हो सकती है भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान एमपी की विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार और रविवार को होने की उम्मीद है। इस बैठक में पार्टी की कोशिश औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले अधिक उम्मीदवारों के नामों पर मंथन पूरा कर लेने की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों में शामिल है। ये समिति उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेती है। सूत्रों ने बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से संबंधित सीईसी का तीसरा बैठक में राजस्थान को लेकर चर्चा हो सकती है। जी हां दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां पर गोल्ड प्राइस को लेकर खबर 59,000 के नीचे आया। सोना चांदी हुई 1,000 रुपए सस्ती। बता दें, सोना चांदी के खरीदारों के लिए खुशखबरी है। सोने और चांदी की कीमतों में कल गिरावट देखने को मिली। भारतीय सर्राफा बाजार में कल सोना चांदी सस्ता हुआ है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 58,950 रुपए का हो गया और 1 किलो चांदी की दरों में कमी आई है और ये लगभग 73,100 रुपए में बिक रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए